आज हम आपके पास एक और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ रहे हैं। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और 19 अप्रैल से हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में उनका जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं कि इंडिया अब आबादी में जो है चाइना से भी आगे निकल गया है और इंडिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इस इलेक्शन के क्या ट्रेंड्स हैं, क्या पोजीशंस चल रही हैं और ये किस तरह से हो पाएगा। मोदी सरकार जो है उसने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी और वोटर्स के लिए क्या किया कि ये तीसरी दफ़ा इम्कानात रोशन हो रहे हैं कि वो अपनी थर्ड टर्म लेने जा रही है बीजेपी। तो इसके लिए बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर अतर मंसूर सर। वेलकम टू द शो। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हो काश, थैंक यू। सर, मौसम बाहर का आया है और इधर वोट ही वोट ख़त्म नहीं हो रहे हैं। हमारे वाले पहले नहीं ख़त्म हो रहे थे, मतलब उसका पोस्ट इलेक्शन भी तो एक सिनेरियो चला ना। और अब हम देख रहे हैं कि इंडिया का इलेक्शन जो काफ़ी प्रोलॉन्ग भी होता है। तो ज़रा हमें थोड़ा बताएं इंडिया के इलेक्शन के बारे में कि ये इतना मतलब ये कैसे शुरू होगा, थोड़ा इसका प्रोसेस बताएं। देखिए, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 83 ये मैंडेट करता है कि इंडिया में हर 5 साल बाद लोकसभा के लिए कम से कम इलेक्शन होने चाहिए। सो वंस इन एवरी 5 years लोकसभा की इलेक्शन होने चाहिए। तो ये लोकसभा का इलेक्शन होने लगा जो आपने नेशनल असेंबली को वो लोकसभा के जो जैसे हम उसको नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली कहते हैं, वो उसको लोकसभा कहते हैं। इंडिया असल में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, वहाँ पे 2 हाउसेज है और जो अपर हाउस है उसको राज्यसभा कहते हैं, सेनेट को। जैसे ब्रिटेन में उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। तो इधर पाकिस्तान में उसको सेनेट और नेशनल असेंबली, और इंडिया में राज्यसभा और लोकसभा। तो ये लोकसभा के लिए इलेक्शन है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इंडिया एक पार्लियामेंट्री फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो जो लीडर ऑफ द हाउस होता है लोअर हाउस में, यानी कि लोकसभा में, वही प्राइम मिनिस्टर बनता है जिसको मेजॉरिटी मिलती है। अच्छा, ये जो इलेक्शन इस दफ़ा जो आकाश आपने बताया है, ये क्लेम कर रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं और जो इलेक्शन के क्रिटिक्स हैं और जो पॉलिटिकल सिस्टम को एनालाइज करते हैं दुनिया में, वो क्लेम करते हैं कि ये दुनिया की हिस्ट्री का, ह्यूमन हिस्ट्री का लार्जेस्ट एवर इलेक्शन होगा। सो उसकी वजह यह है कि इंडिया, जैसे आपने बताया, कि 1.4 बिलियन की आबादी हो चुका है और चाइना को क्रॉस कर चुका है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात व्यूज़ के लिए है वो है कि इंडिया में जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो 960 मिलियन, 96 करोड़ वोटर हैं। सो इट्स लाइक द बिगेस्ट जो इलेक्शन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के लिए अगर देखा जाए तो ये बिगेस्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होगा 19 अप्रैल को 2024 को। तो ये महीना 15 दिन रह गए, तकरीबन 14 दिन, बल्कि अगर आज हम देखें तो अबाउट 2 weeks फ्रॉम नाउ ये इलेक्शन कंडक्ट होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका पूरा जो शेड्यूल या स्केड्यूल है वो जारी कर दिया हुआ है और ये 7 phases में होगा और 44 days रहेगा। 1 जून 2024 को ये इलेक्शन इख्तिताम पजीर होगा। उसके बाद 3 दिन का वक्फा होगा, इंटरवल होगा, फेज़ होगा, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके रिजल्ट्स को मुरतब करेगा। जो पिछला इलेक्शन था वो 2019 के अप्रैल में हुआ था, आज से 5 साल पहले, और उसमें मोदी सरकार जो है, जो बीजेपी है, उसने मिलके अलायंस बना के एक गवर्नमेंट बनाई थी और वो हाफ से ज़्यादा जो इंडियन 28 स्टेट्स हैं या जो 8 उनकी जो टेरिटरीज़ हैं उनमें वो रूल कर रहे हैं और 303 सीटें उन्होंने हासिल की थी। तो इंडिया बेसिकली वकास वैसे तो एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, वहाँ रीजनल पार्टीज़ भी हैं, लोकल पार्टीज़ भी हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे यूनियन का जो लेवल है, वहाँ यूनियन कहते हैं हम, जैसे यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, वहाँ यूनियन की गवर्नमेंट कहलाती है। उस पे जो मेजर 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हैं भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि मल्टी पार्टी सिस्टम, आर्टिकल 83 कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट है और 7 phases में, क्योंकि इतना बड़ा वोटर है वहाँ पे, वोटर का नंबर के उसको 1 या 2 दिन में कंडक्ट करना मुश्किल है। तो अक्रॉस इंडिया, और इंडिया की एरिया भी बहुत बड़ा है पॉपुलेशन के साथ साथ, तो इसको उन्होंने इस तरह प्लान आउट किया है कि ये इलेक्शन 7 phases में 44 दिन के जो ड्यूरेशन है उस पर मुहित होगा। अच्छा जी, इलेक्शन का तो सिनेरियो आपने बहुत डिटेल में बता दिया। हमारे व्यूज़ के लिए आप ये बताएं कि ट्रेंड्स क्या हैं, पोल्स क्या मतलब इंडिकेट कर रहे हैं, किसके चांसेस ज़्यादा हैं? जी देखिए वकास, जो ओवरऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी और लोकल पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट्स हैं, रीजनल लोकल, वो ये एक्सपेक्ट करें, एंटिसिपेट करें कि मोदी इज़ गोइंग टू विन फॉर द थर्ड टाइम।
अच्छा, उसकी कुछ वजूहात हैं, उसके पीछे कुछ कॉजेज़ फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो ये कि मोदी के पीरियड में ये जो लास्ट 2 टर्म्स और 10 ईयर्स है, इंडिया फ्रॉम 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। और अभी जो एंटिसिपेट लोग कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट, वो कर रहे हैं कि इंडिया बाय 2027 अगर इसी पाथ में रहा तो ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा बाय 2027, यानी कि अमेरिका, यूएस, चाइना के बाद 3rd ये हो जाएगा। तो अमेरिका, यूएस, चाइना, राइट, थर्ड यूएस नंबर 1, चाइना नंबर 2 और 3rd इंडिया 2027 में। क्योंकि इंडिया की लास्ट ईयर की ग्रोथ भी अगर जीडीपी की हम देखें, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो एक इंडिकेटर है जिससे इकोनॉमिक हेल्थ का पता चलता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, उसमें इंडिया ने 8% पे ग्रो किया है। तो एक तो ये कि इकोनॉमिक ग्रोथ के पैटर्न बड़े अच्छे रहे और मोदी ने इसको इकोनॉमी को जो है वो 10th से ला के 5th में खड़ा कर दिया और अब 5th से आगे पोजीशन कर रहे हैं वो इसको बेहतरी की तरफ। दूसरा, अरविंद सुब्रमण्यम एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने मोदी की जो वेलफेयर मेजर्स हैं उसको न्यू वेलफेयरिज्म का एक नाम दिया। देखिए, यूजुअली गवर्नमेंट जो होती है वो तब स्टेप इन करती है पॉलिसी के थ्रू जब मार्केट फेलियर्स हो, जहाँ पे मार्केट एलोकेटिव जो रिसोर्सेज एलोकेशन है उसमें एफिशिएंसी ना रहे तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट्स जो होती है वो पब्लिक गुड्स के लिए इंटरवीन करती है, जैसे हेल्थ केयर सिस्टम है या एलिमेंट्री एजुकेशन है या रूडिमेंट्री या बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम है। उस पर क्योंकि मार्केट फेल हो सकती है, अगर प्राइवेट सिर्फ एक्टर्स होंगे जो सप्लाई कर रहे होंगे तो हर बंदे को हेल्थ नहीं मिलेगी क्योंकि वो ज़्यादा एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस लेंगे, चार्ज करेंगे। तो गवर्नमेंट्स अमूमन बेसिक हेल्थ यूनिट्स बनाती हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स बनाती हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बनाती है, जैसे पाकिस्तान में आपने देखा है तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बनते हैं, यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर या नीचे गांव के लेवल पे छोटे छोटे से यूनिट्स बन जाते हैं ताकि लोगों को कम से कम बेसिक रूडिमेंट्री हेल्थ केयर या बेसिक हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिलती रहे। लेकिन मोदी ने एक नया ट्रेंड किया है, जैसे मैंने आपको अरविंद सुब्रमण्यम की जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने उनको न्यू वेलफेयरिज्म का नाम दिया, वो ये कि मोदी ने प्राइवेट गुड्स को भी सब्सिडाइज कर दिया है, मसलन इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, कुकिंग गैस, इन चीज़ों में कभी और इस तरह कैश ट्रांसफर्स देना लोगों को। मोदी ने प्राइवेट चीज़ों को जब सब्सिडाइज किया और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खूबसूरत और बड़ा खड़ा कर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे मिडिल मैन का रोल ख़त्म हो गया है। मिसाल के तौर पे जो आपने कैश ट्रांसफ़र करनी है वो डायरेक्ट डिजिटली आप उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, बैंक अकाउंट्स के अंदर सब्सिडीज़ देना। तो मोदी ने एक नया ट्रेंड कायम किया है जिसकी वजह से वोटर जो है वो उनको पसंद कर रहा है और उनको वोट देना चाहते हैं दोबारा 3rd टर्म के लिए। ऑल्दो अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस या जो ओपोनेंट्स हैं उनका क्रिटिसिज्म पढ़े तो वो बड़ा हार्ड किस्म का क्रिटिसिज्म है। वो कहते हैं कि जी जो 14% मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडिया की, उसको जो है मोदी जो है वो एलिनेट कर रहे हैं, उसको डिस्करेज कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। इसके अलावा जर्नलिस्ट की वॉइस को मज़ल कर रहे हैं और इसके अलावा जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को जो है उसको भी वो जो है इरोड कर रहे हैं। और फाइनली वो ये कहते हैं कि जी ये ना क्रिटिक्स को मोदी जो है ना ओपन आर्म से एम्ब्रेस करने की टॉलरेंस नहीं है इनमें, ये क्रिटिक्स को हरास करते हैं। तो इसके बावजूद जो मैंने आपको मोदी की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बताई है, जो मैंने आपको उनकी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट गुड्स की सब्सिडाइज करने की एक स्ट्रैटेजी बताई है, वो वोटर्स को बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। और इसके अलावा मैं देखता हूँ कि वोटर्स के लिए जो मेजर कंसर्न होंगे इस इलेक्शन में वोट करने के, वो 2 हैं मेजर। एक तो उनका विकास कंसर्न ये है कि डिस्पाइट इंडिया ग्रोइंग एट अ गुड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, जो कि 8% मैंने बताया व्यूअर्स को कि 2023 का ऑलमोस्ट 8% जीडीपी ग्रोथ था, लेकिन स्टिल इंडिया में 8.7% अनएम्प्लॉयमेंट है इस वक्त एट द एंड ऑफ 2023, आज से 3-4 महीने और पावर्टी भी है काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा इंडिया में एक और बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि इंडिया की इकोनॉमी में 40% जो लोग हैं वो डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर पे। और जो मेजर बड़ी स्टेट्स हैं जैसे पंजाब और उत्तर प्रदेश, वहाँ का फार्मर इतना खुश नहीं है, उस पर जो उसके डेट लेवल्स हैं या जो कर्जे का लेवल है वो हाई है, उसकी एक इनकम स्टैगनेट की हुई है और वो ये डिमांड कर रहा है कि जो गवर्नमेंट प्राइस फ्लोर्स या सपोर्ट प्राइस लगाती है ना, प्राइस फ्लोर्स, वो ऐसे लगाए कि उसमें कम से कम 50% उनको प्रॉफिट मिले ताकि वो अपनी इनकम्स को इम्प्रूव कर सकें, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को एनहांस कर सकें। तो ओवरऑल मैं ये देखता हूँ कि इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट और जो ये फार्मर्स का जो एक ओवरऑल एक नेगेटिव हुआ हुआ है
आई वुड से कि बिहेवियर बिकॉज ऑफ स्टैग्नेटिंग इनकम्स, वो एक चैलेंज हो सकता है। इसके अलावा प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग इंडिया में एक ट्रेंड है जो इकोनॉमिस्ट ऑब्जर्व कर रहे थे, वो गिर रही है। गवर्नमेंट की कंजम्पशन स्पेंडिंग भी गिर रही है। तो इसके इन इंडिकेटर्स को देखते हुए वो जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ का फ्रेमवर्क है उसके अंदर कुछ क्वेश्चन मार्क्स रेज हो रहे हैं, और उसकी वजह से जो लो लेवल पे इन्फ्लेशन के भी कुछ इश्यूज हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये लोगों को हर्ट कर सकती हैं, और इसकी बेसिस पे लोग जो हैं शायद सो इन अ नटशेल कि ह्यूमन डेवलपमेंट में अभी भी इंडियन इकॉनमी जो है को बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस नहीं डेवलप कर पाई, लेकिन उनकी जो वैसे ग्रोथ के इंडिकेटर्स हैं वो ज़रा बेहतर हैं और वो उनको आगे लेके जा रहे हैं। मैक्रो है, माइक्रो नहीं है। एम आई राइट? यस यस यस। वैसे ये जो न्यू वेलफेयरिज्म मोदी के हवाले से आपने बताया, जिसको वो इकोनॉमिस्ट न्यू वेलफेयरिज्म का नाम दे रहे हैं, मुझे तो ये आपकी सब्जेक्ट पब्लिक पॉलिसी की एक नई केस स्टडी लग रही है। ये है एब्सोल्युटली। ये एक देखें, प्राइवेट गुड्स को सब्सिडाइज करना ये बड़ा मुश्किल काम है, और गवर्नमेंट्स अगर करती हैं तो उनको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है उनकी एक्सपेंडिचर्स का और ये वो। तो उसको वो कैसे किया होगा ये तो मैंने उसको भी स्टडी नहीं किया है, क्योंकि आप अक्सर कहते हैं ना, पब्लिक पॉलिसी इज व्हाट गवर्नमेंट वांट्स टू डू एंड व्हाट गवर्नमेंट डज नॉट डू, एंड दैट इज what they choose to do and what they choose not to do। तो ये है बिल्कुल। दूसरा विकास में व्यूअर्स को लास्ट बात बताता चलूँ कि 16 जून 2024 को ये जो 17वीं लोकसभा है, ये 18th लोकसभा का इलेक्शन होगा। इस वक्त ये जो 18th होगा, जो हमारा 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है। और जो पिछला इलेक्शन, जो पिछली गवर्नमेंट, जो मोदी की गवर्नमेंट है, इसका टेन्योर या टर्म ख़त्म हो रही है 16 जून 2024 को। राइट सर। आखिर में मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। आपने बहुत एक डिटेल्ड पिक्चर जो है वो दिखाई है हमारे व्यूअर्स को कि इंडियन इलेक्शंस में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेड है, लेकिन ऑपोजिशन जो है, ऑपोजिशन वहाँ पे थोड़ी सी मतलब कॉर्नर्ड नज़र आ रही है। क्या आप भी यही समझते हैं? आई थिंक यस, ऑपोजिशन, क्योंकि मोदी की परफॉर्मेंस, मोदी की चाइना के अगेंस्ट यूएस के साथ फ्रेंडशिप और अलायंस, इसके अलावा मोदी की जो एक स्ट्रेटजिक वो जो है ना ये मूव न्यू वेलफेयरिज्म वाली, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, इसने लोगों को काफ़ी माइल किया हुआ है टू, और जो ओपिनियन पोल्स हैं वो मोदी को फेवर कर रहे हैं। तो बेसिकली तो देखें 543 का 543 का हाउस है, उसमें 50% +1 लेना है, तो वो मेरा ख्याल है ही इज़ पोजीशन टू विन दिस इलेक्शन। राइट। व्यूअर्स, हमारी ये जो वीडियो थी स्पेशली इंडियन इलेक्शन के बारे में थी, और हो सकता है कि हम आगे भी इस पे कोई और वीडियो आपके लिए लेकर आए, क्योंकि ये इलेक्शन जो है ये एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, इसने जून तक चलते रहना है। आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें कमेंट्स में। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।